अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ एक हंसती मुस्कुराती खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहे होंगे। मेरा नाम है ज़ियाउर रहमान और मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है जनाब मियां अदनान। मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आते हैं, हम बुलाते हैं और आप हमें शर्फ बख्शते हैं अपने दीदार का और आते हैं यहाँ पे और हमारी मदद करते हैं। हम आपके थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका शुक्रिया एक्चुअली जिया भाई। आई एम लिटरली एंजॉयिंग दिस जर्नी विद यू एंड विद यू पीपल एज वेल। डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर हैविंग मी लाइक ऑन अ डेली बेस। अच्छा लगता है। यस, और सीखने सिखाने का अमल जारी है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बताता चलूं कि हम दोनों ने पाकिस्तान से बैठ के, पाकिस्तान के शहर लाहौर से बैठ के एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम कुछ इंडियन और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की वीडियोस को देखते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, अपनी राय बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अपनी तरफ से कोई कमेंट करते हैं उस पर और आप हमारी इस्लाह करते हैं। जर्नी चल रही है, इस पर हम लोग काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं। प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पे इन्फो एजुकेशनल कंटेंट के नाम से, अगर आप जाके देखना चाहें तो वहाँ सब कुछ मौजूद है। तो इसी तर्ज पे इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने एक नई वीडियो खुली पड़ी है जो कि आपकी तरफ से सजेस्ट की गई है और ये वीडियो है कल की। कल देशभक्त चैनल पे आकाश बैनर्जी ने एक नई वीडियो अपलोड की है और पहले भी एक वीडियो पर रिएक्ट किया ना हमने। बड़ा मजे का कंटेंट बनाते हैं और इनका अंदाज मुझे काफी पसंद है। ये बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, बड़ा ह्यूमरस वे में, बड़ा फन वे के अंदर, बड़ा इजी कर देते हैं चीजों को। लेकिन जो टॉपिक इस बार ये लेके आए हैं वो मैं चाहूंगा कि आप रीड करें, लेकिन उससे पहले ये कि बड़ा सख्त टॉपिक लग रहा है एज अ पाकिस्तानी। ये वीडियो का जो टाइटल है हमारे लिए कंसर्निंग भी है और क्यूरियस भी है हम इस वीडियो को देखने के लिए। इसका टाइटल है फ्रॉम इकोनॉमिक, आगे रोल कोटेशन में लिखा है, रोल मॉडल टू टेरर अगेन सेफ हेवन, हाउ पाकिस्तान इम्प्लोडेड इट। यस, और ये वीडियो मेरे सामने खुली पड़ी है। मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं बगैर किसी एंड उससे पहले इफ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यू आर अगेन वेरी वेलकम। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन फैमिली, वी विल हाईली अप्रिशिएट। तो ये नज़ारे देखें, ये टूरिज्म के एड्स देखिए, ये आर्काइवल वीडियोस देखकर शायद अटपटा सा लगे, लेकिन है तो ये पाकिस्तान से ही। हाँ, एक अलग टाइम से, एक अलग जमाने से, जब पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव देश हुआ करता था, जो आधुनिक भी बन रहा था, अपने कल्चर को भी बचा रहा था, अपनी डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करता था। अपने अमेजिंग पाकिस्तान एड्स में अपने मॉस्क्स के साथ साथ तक्षशिला के पोस्टर भी छापता था, बुद्ध की बातें भी होती थी। एक अरसा ऐसा जब पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम यानी कि वहां की औसतन आमदनी इंडिया की बराबरी करती थी और कभी कभी तो हमसे भी ज्यादा थी। पाकिस्तान एक टाइम पे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड हुआ करता था। उसके जीडीपी के चर्चे दुनिया भर में थे। पाकिस्तान वो देश जिसके फाउंडिंग फादर जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश होगा जहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होगा और हम सब इक्वल सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देंगे। लेकिन आज उसी पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है, उन्हें दुश्मन बना दिया जाता है, उन पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उनके हक कुचले जाते हैं और उनकी दुहार सुनने के लिए कोई भी नहीं। एक टाइम पे प्रोग्रेसिव वेस्ट का चहीता पाकिस्तान आज एक टेरर स्टेट, एक टेरर हेवन कहलाया जाता है, एक फाइनेंशियल ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने उतर आते हैं। वहां की जनता अब बस टूरिस्ट्स, आईएमएफ के बेलआउट्स और ह्यूमन राइट्स का बस इंतजार ही कर रहे हैं। पाकिस्तान में आज डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, मीडिया पर्सन्स का मुंह बंद किया जा रहा है और ऑपोजिशन मेंबर्स को जेलों में ठूसा जा रहा है। जैसे कि फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हाल ही में जेल से अब ये बयान दिया है कि पाकिस्तान में आने वाला जो इलेक्शन है वो एक बहुत बड़ा ढकोसला होगा। सेकंड थॉट कि पाकिस्तानी जैसे नजर आ रहा है जी, अभी तक इस तरीके से बदल गए। क्या कभी असली इंक्लूसिविटी और डेमोक्रेसी पाकिस्तान में थी क्या, या ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है जो पाकिस्तान पर ठूसा गया था, जो वहां के लोगों को मंजूर होने वाला नहीं था? अगर इंक्लूसिव डेमोक्रेसी थी किसी टाइम पे, तो वो गई कैसे? कौन निकल गया उसे? आर्मी या धर्म के ठेकेदार? और पाकिस्तान की आवाम वो क्या कर रही थी जब देश का इस तरीके से बेड़ा गर्क हो रहा था? वो कौन सी गलतियां हैं जो पाकिस्तान ने की
जिसे किसी भी देश को दोहराना नहीं चाहिए अगर तबाही से उसे बचना हो तो। जानते हैं ये सब आज के देशभक्त एपिसोड में। 1960s में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक मिरेकल समझा जाता था। 1960 से 65 के बीच में पाकिस्तान की जीडीपी एनुअली 4.8% से बढ़ती है। उस टाइम पे इंडिया की ग्रोथ एनुअली करीबन 3% से ज्यादा नहीं थी। वही वेस्टर्न पब्लिकेशंस जो इंडिया की स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बुलाते थे, इंडिया का मजाक उड़ाते थे, वही पब्लिकेशन पाकिस्तान को एशियन रोल मॉडल का टैग देते थे। साउथ कोरिया से कंपैरिजन होता था। देख लीजिए, 18 जनवरी 1965 न्यूयॉर्क टाइम्स लिखती है, पाकिस्तान एक ऐसा इकोनॉमिक माइलस्टोन पर पहुंच सकता है जो अब तक सिर्फ एक और देश पहुंच पाया है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स। लंदन की टाइम्स अखबार 1966 में कहती है पाकिस्तान का डेवलपमेंट एक बेहद रिमार्केबल मिसाल है कि नेशन बिल्डिंग किस तरीके से की जा सकती है। 1958 तक पाकिस्तान में एक अनइलेक्टेड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एलिट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। काफी करप्शन, काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। जिन्ना बहुत जो अनटाइमली डेथ हुआ था उनका। पर जब 1958 में पाकिस्तान आर्मी जनरल अयूब खान ने पावर अपने हाथ में ले ली और कुछ ऐसे कदम लिए कि लग रहा था कि पाकिस्तान अब तरक्की के राह पर चल दिया। अयूब खान ने ग्रीन रेवोल्यूशन, पाकिस्तान का ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने अपनाया, जिससे पाकिस्तान पंजाब एरिया में एग्रीकल्चर ग्रोथ काफी तेजी से इंक्रीज हुई। इस टाइम के दौरान जब इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट कर रहा था, उसी टाइम पाकिस्तान ने अपने आप को यूएस के साथ एलाई कर दिया। यूएस की गोदी पर जा बैठा। अब गोदी पर बैठा तो इसके लिए उसे ढेर सारा इकोनॉमिक लॉलीपॉप नहीं, ढेर सारा इकोनॉमिक एड मिला। फॉर एग्जाम्पल 1963 में अमेरिका ने पाकिस्तान को $360 मिलियन दिए। अगर आंकड़ों की बात करें तो आज तक के डेट में अमेरिका ने पाकिस्तान को $70-80 बिलियन दिए हैं एज एड। अब आप शायद इसको भीख मान लीजिए, लेकिन जो इनिशियल एड मिला था, पाकिस्तान ने उस फॉरेन एड के साथ डैम्स, रोड्स, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया, जिससे एक्सप्लोसिव ग्रोथ पॉसिबल हुई थी उस टाइम के लिए। अब वो ग्रोथ आर्टिफिशियल थी, सुपरफिशियल थी, उस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन जीडीपी जरूर बढ़ी थी। और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं, प्रोग्रेसिव सोशल चेंजेस लाने की भी कोशिश की गई थी। 1961 में अयूब खान ने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस लागू किया। उस जमाने के लिए ये बहुत बड़ा और बहुत प्रोग्रेसिव कदम था। एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज, लॉज रिलेटिंग टू डिवोर्स, मेंटेनेंस, सबके हवाले से महिलाओं के अधिकार बढ़ाए गए, ज्यादा प्रोटेक्शन मिली उन्हें। अयूब खान ने इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप्स के खिलाफ लोहा लेकर फैमिली प्लानिंग लॉज भी इंट्रोड्यूस किए। तो उस समय पाकिस्तान धर्म नहीं, एक प्रोग्रेसिव स्टेट की तरफ जा रहा था। हमने जो एपिसोड की शुरुआत में आपको नजारे दिखाए थे, वो इसी जमाने से ही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल का एक मॉडल स्टेट बन रहा था। पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर भी बढ़ रहा था। म्यूजिक, टीवी शोज पॉपुलर हो रहे थे और स्पेस प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत भी इसी समय हुई। 1968 में अयूब खान ने अपने 10 साल के रूल को डेकेड ऑफ डेवलपमेंट सेलिब्रेट करने का ऐलान किया कि पाकिस्तान जल्द ही अब एक सुपर पावर बनने वाला है, एक डेवलप्ड और मॉडर्न देश बनने वाला है। मगर पाकिस्तान और अयूब खान का यह सपना बहुत जल्द टूटने वाला था। जब अथॉरिटेरियन रूल में लोगों का सब्र का बांध जब टूटता है ना, क्योंकि आप उन्हें कुछ बोलने नहीं देते हो, लेकिन जब वो बांध टूटता है तो सैलाब ही आता है। देश की जीडीपी तो तरक्की पर थी, लेकिन लोगों के पास खाना खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे। फूड इन्फ्लेशन को पॉलिटिकल मुद्दा बना के जुल्फिकार अली भुट्टो ने देश भर में आंदोलन किया और उधर बांग्लादेश में भी उथल-पुथल चल रहा था। पब्लिक का आक्रोश देखने के बाद अयूब खान ने 1969 में इस्तीफा दे दिया। इलेक्शंस का एक ऐलान हुआ कि अब इलेक्शंस होंगे।
1970 में इलेक्शंस होते हैं जिसका नतीजा एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शंस में जीत ईस्ट पाकिस्तान से आवामी लीग की होती है विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ 160 सीट्स। जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपीपी सिर्फ 81 सीट्स जीतती है वेस्ट पाकिस्तान में। लेकिन जो एलिट्स हैं वो नहीं चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान में, आज का बांग्लादेश, वहां से आकर लोग फेडरल गवर्नमेंट पर राज करें, उन पर राज करें। उन्होंने ये बात अपनी ईगो पे ले ली। ये मेन मुद्दा बनता है, मेन वजह बनती है वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के स्प्लिट का इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। 1971 के सिविल वॉर के बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े होते हैं, बांग्लादेश का क्रिएशन होता है। 5 लाख लोगों की अनफॉर्चुनेटली जान जाती है और कुछ ही सालों में साउथ एशिया का मॉडर्न स्टेट एक बास्केट केस, एक भिखारी स्टेट की तरफ बस अपना सफर शुरू कर चुका होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? पाकिस्तान के डाउनफॉल के पीछे कुछ बुनियादी मसले हैं। उनमें से एक और सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटलिज्म है, और इस फंडामेंटलिज्म के भी बहुत सारे पहलू हैं। एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट यह है कि पॉलिटिकल पावर को कॉन्सेंट्रेट करना, वन नेशन, वन रिलीजन, वन लीडर। पाकिस्तान शुरू से ही डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को अंडरमाइन करते आया था। शुरुआत से ही डिसेंट को मिलिट्री और पुलिस के जरिए कुचला जाता था। जिन्ना के टाइम से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। आजादी के बाद उन्होंने खुद को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल या सुप्रीम लीडर अपने आप ही घोषित कर लिया। कोई इलेक्शंस तब नहीं हुई थी। और फिर सुप्रीम लीडर जिन्ना ने बलूचिस्तान में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पॉलिटिकल ऑपोजिशन को जेल किया, उन पर गोलियां बरसाई, अनगिनत ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया। उस समय की सोच ये थी कि देश के एक कोने में लोगों को हम कुचल रहे हैं, देश के एक कोने में आग लगी है, कौन सी बड़ी बात है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। इसी फंडामेंटलिज्म का दूसरा पहलू था लिंग्विस्टिक और कल्चरल फंडामेंटलिज्म। वन लीडर के साथ वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन नेशन, वन कल्चर पॉलिसी, उसको लागू करना। डाइवर्सिटी को सप्रेस करने की कोशिश की गई ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको हम दे तो जिन्ना अपने पूरे कार्यकाल में बस एक बार ईस्ट पाकिस्तान गए, और जो आज बांग्लादेश है, और वहां जाकर उन्होंने 1948 में टाइम भी बहुत थोड़ा था, 11 माह है, लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी, बंगाली को इक्वल दर्जा नहीं दिया इस जाएगा। चीज पर ऑब्वियसली काफी ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है कि जिन्ना सर ने यहाँ ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये समझ में ह्यूमन बीइंग एज वेल, मतलब अगर आप उसके बाद पुलिस इंटरवेंशन, लेकिन तब भी कुछ आप फैसले लेते हो, 23 फरवरी 1952 कुछ अच्छे चल जाते हैं, कुछ के इम्पैक्ट, लेकिन ये डिसीजन अभी तक इसको क्वेश्चन किया जाता है। गोलियां चलाई और सैकड़ों स्टूडेंट्स को मार डाला। जहां भी आप लोगों का धर्म या उनकी भाषा जबरन तरीके से दबाने की कोशिश करते हो ना, उसका अंजाम शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा ही होता है। यही विधि का विधान है। लेकिन पाकिस्तान में ये बात समझने या समझाने वाला कोई नहीं था। तीसरा पहलू है पॉलिटिकल ग्रोथ हो ही नहीं पाई, पॉलिटिकल लीडर्स थे ही नहीं। रिलीजन 1953 में लाहौर में एंटी अहमदिया राइट्स होते हैं। सैकड़ों अहमदिया को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और लगातार देश में कट्टरवादियों का इन्फ्लुएंस बढ़ता रहता है पाकिस्तान में। और अंत में बार बार धर्म का नाम लेकर पूरे देश का डब्बा गोल कर दिया जाता है। उसके बारे में अभी 2 सेकंड में बात करते हैं, पर यहां पर जानना इंपॉर्टेंट है कि काफी स्कॉलर्स के मुताबिक जब भी किसी देश की पॉलिटिक्स में इतना फंडामेंटलिज्म आप घुसाने की कोशिश करोगे, चाहे उसका कुछ टाइम के लिए इंप्रेसिव ग्रोथ या इंप्रेसिव रिजल्ट दिखे या स्ट्रेंथनिंग दिखे, अंत में ये वन नेशन वन एवरीथिंग का दीमक किसी भी देश को खत्म ही कर देता है। अब ये चीज पीएम मोदी जो है कुछ ना कुछ उसको भी जो नहीं करना चाहिए, उधर भी एक तरह से स्टिमुलस उठ रहे हैं, गलत होगा इंडिया के लिए। तो पाकिस्तान सामने इस मॉडल में काफी कॉन्ट्रडिक्शंस थे। पहला ये कि ये ग्रोथ और तरक्की थी बस कुछ ही लोगों और कुछ ही रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड थी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भर भर कर थी। कराची जैसे शहर में और पाकिस्तान पंजाब में तरक्की थी, ग्रोथ थी, नो डिबेट, मगर बलूचिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में कंगाली की हालत थी। ग्रोथ में बहुत ज्यादा रीजनल इनइक्वालिटी थी और इनकम इनइक्वालिटी थी। हाँ, शायद कराची के सड़कों में फैंसी गाड़ियां, इंपोर्टेड गाड़ियां चल रही थी, लेकिन पेपर पर ही ग्रोथ था, ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा था पूरे पाकिस्तान में। इसीलिए लेबर स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट आम बातें होने लगी। अप्रैल 21, 1968 में डॉक्टर महबूबुल हक ने उस टाइम पे पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के वो चीफ इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने कुछ भौखला देने वाले आंकड़े सामने रखे।
उनके कैलकुलेशंस के मुताबिक पाकिस्तान के 22 रिचेस्ट फैमिलीज पाकिस्तान की 66% इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रही थी। और बाद में आगे भुट्टो ने परिवार जब नेशनलाइज करना शुरू किया, वो भी एक अलग मिस्टेक थी, वो अलग बहस है। 87% वो उन्होंने कंट्रोल संभाल के रखा था। अयूब खान ने भी किए थे कुछ इस तरह से कास्ट करना, एग्रीकल्चर पाकिस्तान पॉलिटिकल एलीट के साथ तो काम कर ही रहे थे, दे वर इन बेड विद देम। उनको इन नंबर से तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, शुरुआत में कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट अनइवन होता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो जाते हैं, लेकिन अंत में इस सब में होता है भला लोगों का। क्योंकि भाई लोग ऊपर से रिच होते हैं, फिर नीचे लोगों को पैसा मिलता है। बचपन से हम ये थ्योरी स्कूल में पढ़ते आए हैं, इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट इकोनॉमिक थ्योरी में कहा जाता है। लेकिन कभी ये दिखता नहीं है, क्योंकि पूंजीपति पहले तो अपना पेट भर लेते हैं, सारा पानी पी लेते हैं, फिर नल का बंद कर देते हैं, ट्रिकल डाउन कुछ नहीं होता है। और ऐसा ही ग्रोथ अगर पाकिस्तान में हुआ होता तो शायद अमेरिकन एड की इतने सालों तक और इतने खरबों की एड जरूरत नहीं पड़ती। और शायद ऐसा हो भी सकता था, हो सकता था कि पाकिस्तान तरक्की कर लेता अमीर के साथ भी, लेकिन गरीब ऊपर थोड़ा आ जाता। लेकिन जो पाकिस्तान की फंडामेंटलिज्म की प्रॉब्लम थी, जो बुनियादी इशू थी, उसी ने ही पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय किया। कहीं ना कहीं उसी डेकेड ऑफ ग्रोथ, उसी 1965 के बाद से ही डाउनटर्न शुरू हो गया था, जब पाकिस्तान ने इंडिया से कश्मीर छीनने की कोशिश की और बुरी तरीके से असफल रहा। इस हार के बाद आर्मी की पॉलिटिकल कंट्रोल, उस पर सवाल उठने लगे कि भाई इलेक्शन कब करवाओगे, क्योंकि कब तक पाकिस्तान को आप जनरल इलेक्शन नहीं दोगे, कब तक आप खतरे में हैं चिल्लाते रहोगे, जबकि इंडिया ने 1952 से ही रेगुलरली इलेक्शन करा रहा है। आप हमारा 1970 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ। इनइक्वालिटी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। वेस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान के नेतृत्व में और ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। What if they sat down together? मुजीबुर रहमान और आवामी लीग मसला सारा रिजॉल्व अभी भी ये प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, मैं अक्सर ये दोहराता हूँ। खैर, आफ्टर द वीडियो वी डिस्कस इट। ईस्ट पाकिस्तान पर दोनों ही मुजीबुर रहमान को भी मार दिया गया, मरवा दिया गया, और इधर भी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। वो चाहती थी कि उनको अपना खुद का इकोनॉमिक मॉडल इंडिपेंडेंट तरीके से उनको लागू करने दिया जाए। वन नेशन वन इकोनॉमिक मॉडल उन्होंने ठुकरा दिया। तो वन नेशन वन कल्चर की पॉलिसी जो थी, जिसके तहत पाकिस्तान सरकार ने टैगोर के राइटिंग्स को एंटी पाकिस्तान प्रो हिंदू बुलाकर बैन कर दिया था, ऐसी ये बहुत बड़ा जुल्म था। हरकतों के खिलाफ भी ईस्ट पाकिस्तान में एक मुहिम छिड़ गई। मगर तानाशाह तो तानाशाह है, अब वो किसके सुनने वाले हैं? अयूब खान तो फॉरेन एड के बलबूते पर जीडीपी नंबर्स को बस इंक्रीज करना जानते थे और कुछ रीजन्स और कुछ फैमिलीज का भला करना जानते थे, मगर इंक्लूसिव और डेमोग्राफिक ग्रोथ क्या होती थी ये तो उसे मालूम नहीं था। ऑब्वियसली डिक्टेटर बनता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कि पाकिस्तान में कभी भी एक इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं था, ना है। अयूब खान को एंटी नेशनल कम्युनिस्ट कहकर 1967 में उनको जेल में डाल दिया। ईस्ट पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होने लगे। वेस्ट पाकिस्तान माने आज का पाकिस्तान में भी इनकम इनइक्वालिटी तो काफी थी, उसके वजह से स्ट्राइक्स और प्रदर्शन भी होने लगे। दबाव में आकर अयूब खान ने चुनाव का तो ऐलान कर दिया। 1947 में जो पाकिस्तान आजाद हुआ था, उसका पहला जनरल इलेक्शन होता है 1970 में। टोटल सीट्स 300, मेजॉरिटी मार्क 151। आवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान में क्लीन इलेक्शन स्वीप किया, 167 सीट्स अपने लिए की, यानी कि क्लियर मेजॉरिटी। इतना 111 चिल्लाने वाली पार्टी, उसको मेजॉरिटी नहीं मिली। किसको मिली? वो पार्टी जो फेडरलिज्म, सोशलिज्म, लिंग्विस्टिक राइट्स और डाइवर्सिटी की बातें करती थी। वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान पीपीपी जैसे प्रो डेमोक्रेसी पार्टीज, ये कोई भी इनमें से नहीं चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान से मुजीबुर रहमान आए और आवामी लीग पूरे पाकिस्तान पर राज करे, फेडरल सरकार को कंट्रोल करे। पीपीपी के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो ने आर्मी जनरल याया खान के साथ हाथ मिलाया, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया और पाकिस्तान का कट्टरवाद अब एकदम क्लाइमैक्स पर पहुंच गया विद ऑपरेशन सर्चलाइट। मार्च 1971 में आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान भेजा गया पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए, और मार्च 25 से एक मास मर्डर कैंपेन शुरू किया। याया खान ने खुद ऑर्डर दिया, 30 लाख बंगालियों को मार दो, बाकी सब हमारे गुलाम बनकर रहेंगे।
जब इंदिरा गांधी ने यूएस प्रेसिडेंट निक्सन को एक लेटर लिखा कि भाई इस जेनोसाइड को आप इमीडिएटली रोकें, उस लेटर के बारे में किसिंजर ने निक्सन से कहा कि कुछ रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, हम याया खान को खुश रखेंगे। निक्सन ने भी जवाब दिया, गुड, गो अहेड। हेनरी किसिंजर भी अगर मास फैमिन नहीं तो कम से कम वो एक और जंग में फंस जाए। अपने लोगों को यार हाँ मिलाया, कहा कि इंडियंस आर हरामजादे, दे आर सच बास्टर्ड्स। वही किसिंजर 100 साल की उम्र में अभी भगवान को प्यारे हुए, दुनिया भर में बहुत सारे लोग आज उनकी ऑब्चुरी में लिखते हैं कि एक वॉर क्रिमिनल मारा गया है। खैर वो अलग स्टोरी है। अमेरिका की मदद के साथ पाकिस्तानी आर्मी ने 5 लाख के आसपास बांग्लादेशियों को मारा जरूर, लाखों का रेप हुआ। कुल 1 करोड़ बांग्लादेशी रेफ्यूजीज इंडिया भाग आए अपनी जान बचाकर। बंगाल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और कम्युनिस्ट के साथ साथ हिंदुओं को भी खास करके टारगेट किया गया। बहुत बड़े लेवल पर एक एंटी हिंदू कत्लेआम हुआ था, पर अंत में इंदिरा गांधी ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया। आर्मी हमारी भी उसमें इन्वॉल्व हुई। मुक्ति वाहिनी जो कि बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें ट्रेन किया गया, पाकिस्तान की मिलिट्री को हराया गया, बांग्लादेश आजाद हुआ। वन नेशन, वन रिलीजन, वन मॉडल, वन लैंग्वेज, वन लीडर, जो कट्टरवाद का जो पागलपन था, उसका नतीजा ये हुआ कि लाखों की मौत हुई और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। अब ऐसे कंप्लीट सिविल वॉर के बाद किसी भी देश को वापस उभरना उसके लिए मुश्किल होता, क्योंकि वो 2 में बट गया। ईस्ट पाकिस्तान के अलग होने के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ट्रेड डेफिसिट क्राइसिस उत्पन्न होनी शुरू हुई। पाकिस्तान जो अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट ऑफ कमोडिटीज को इंपोर्ट करने लगा, जो इंपोर्ट्स फॉर एग्जांपल 1971 में $638 मिलियन की थी, वो सिर्फ कुछ ही सालों में 1977 में जाकर $2.32 बिलियन तक पहुंच गई। इस टाइम पीरियड में एक्सपोर्ट वैल्यू भी बढ़ती है, पर इतनी नहीं कि ट्रेड डेफिसिट को कवर किया जाए। कुछ का मानना है कि इस टाइम से ही पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस शुरू होता है, जो बार बार उन्हें लोन लेने के लिए, हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर देता है, जो कि आज तक जो ट्रेंड चलता आया है। इसकी वजह से भुट्टो की चुनी हुई सरकार अपने स्टेट सोशलिज्म मॉडल प्रोजेक्ट्स भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है। 1977 तक इकोनॉमी की हालत काफी खराब हो चुकी है। इस्लामाइजेशन वाला आ रहा है जी मोहतरम, इस्लामाइजेशन जो कसर रह गई थी वो अभी और रही सही कसर जाओ साहब लग गई। 1977 में इलेक्शंस होते हैं जिसमें भुट्टो की पार्टी जीतती है, पर ऑपोजिशन रिगिंग का इल्जाम लगाती है। अच्छा, भुट्टो वुड हैव वॉन विदाउट रिगिंग, लेकिन भुट्टो साहब को भी कुछ चढ़ी कि मैं ये इलेक्शन में धांधली कर लेता हूं, और ये साबित शुदा बात है। He would have won easily. He was a very popular leader. उस वक्त सारे मुल्ला शुल्लाओं को इकट्ठे मिला लिया था ना, पीछे से ऑलरेडी स्टेज जो सेट हो चुका था। एग्जैक्टली, जैसे अभी अब तो बड़ी अब हम ज्यादा अच्छे से चीजों को कंट्रोल हम देख रहे हैं। का रास्ता अपनाया, पाकिस्तान को अफगानिस्तान वॉर में इन्वॉल्व किया, जिससे अमेरिका से पैसे मिले। क्लासिक पाकिस्तानी, वैसे ही ये स्लैंग है। अच्छे नंबर्स रजिस्टर होते हैं, मगर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम जो थी वो वही की वही थी। और इस बार जिया ने पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए इस्लामी कट्टरवाद को भर भर के सपोर्ट किया, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में भी। इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान ने जिन मुजाहिदीन फोर्सेस को फंड किया और पनाह दी, उसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ा। एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के कल्चर को बढ़ावा मिला। जिस पाकिस्तान को वेस्टर्न मीडिया मॉडल स्टेट बुलाती थी 1965 में, उस पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग के आरोप की वजह से 2008 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में डाल दिया। यानी वो देश जहां इंटरनेशनल पैसा अगर पहुंचे तो उसे टेरर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है। पाकिस्तान बस बाल बाल बचा था इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहे कि आप एक डेजिग्नेटेड टेरर स्टेट हो। और आज तक पाकिस्तान आर्मी एक्सट्रीमिज्म, IMF लोन की चुंगल में ही बस फंसा हुआ है। बलोची मार्च पर क्रैकडाउन हो रहा है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन को जेल कर दिया जा रहा है, आर्मी का कंट्रोल है, इन्फ्लेशन रेट्स बेकाबू हो रही हैं, 35% की गिनती मांगी तक गया ये, और ट्रेड डेफिसिट तो इतना खराब है कि पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने यहाँ तक कह दिया कि ये इतना घटिया बयान था, क्योंकि देश में बहुत सारी चाय की पत्ती क्रेडिट पर कर्जे पे इंपोर्ट हो रही है। शायद अगर एक इंक्लूसिव मॉडल अपना लिया होता
पाकिस्तान ने वे बैक इन द 1960s, तो और 1960s से ही अगर ग्रोथ को इंक्लूसिव करके करने की कोशिश किया होता तो शायद आज रिजल्ट कुछ अलग होता। What if Bhutto never went to Yahya Khan's lab? What if? इनका गुजारा नहीं होता। जो थोड़ा सा हटता है वो देखते हैं उनके उसके क्या होता है, फिर कान से पकड़ के उसको सीधा कर देते हैं। He's coming back, you know. शुरू हो जाता है, उसका The जो new one. प्रभाव होता है, जो इम्पैक्ट होता है, वो कई दशक बाद The bigger one. पाकिस्तान The की giant. आबादी का गुनहगार सिर्फ एक ही है, कट्टरवाद, फंडामेंटलिज्म। समझदार वो है जो दूसरों की भूल से सीख ले। Yes. आज पूरे दुनिया में और हम भी सीख लें काश की अपनी गलतियों से। अमेरिका हो, ये कट्टरवादी सोच और इस विचारधारा से थोड़ा सा हमें चौकस रहना होगा। इस सोच को पहचानना होगा, उसके खिलाफ एक इंक्लूसिव सोसाइटी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करना, ये बात जरूरी है, क्योंकि ऐसे सोच का नतीजा क्या होता है वो हमारे सामने है। उसके खिलाफ टाइम रहते हुए आवाज ना उठाना, उसका कितना खामियाजा होता है, ये पाकिस्तान की आवाम आज आपको बता देगी। वो आवाम जो अभी अब ये कह रही है कि हाँ, राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर हमारा बेवकूफ बनाया गया है, It took 70 years. और डेमोक्रेसी की हालत अब ऐसी है कि अब अगर कोई आवाज उठा भी ले तो सिस्टम उसे गायब कर देती है। Yeah. System. सबसे पहले बात करते हैं इनकी टी शर्ट। Yes, the evolution. रेवोल्यूशन एंड become a sheep. अच्छा, मेरे ज़हन में वो देख के भला क्या चल रहा था? I always said कि मार्शल पाकिस्तान में ऐसे नहीं लगता कि एक मूंछों वाला आता है जनरल इस्लामाइजेशन वाले की, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, और कह रहा है मेरे अजीज़म वतनों पूरे मुल्क में मार्शल लगा दी। इस लाइन को थोड़ा मोल्ड होना चाहिए। मेरे अजीज़म बकरों, हमें बकरा बनाया है। वाकयातन इन सारों ने मिलके हमारा वो काटा है। फिर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, बहरहाल थैंक यू टू देशभक्त, ब्यूटीफुल वीडियो, ब्यूटीफुल विजुअल्स और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन बहुत सारे मामला, कुछ एग्रीएबल मेरे लिए, मेरी जाती राय है कुछ चीज़ों पे, कुछ बहुत जिनसे मैं डिसएग्री करूंगा लाजमी तौर पे। देखें, 1948 में जिन्ना साहब की एक स्पीच का उन्होंने हवाला दिया पहले, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क वाली स्पीच का, फेमस स्पीच। इट कम्स फ्रॉम मिसाके मदीना। जो हमारी बेसिक चीज़ है ना, वो मामलात आते हैं। हम लोग फंडामेंटलिज्म को वन देश वन रिलीजन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बुनियाद है। हम लोगों ने एक खास मकसद के तहत ये कंट्री इसकी क्रिएशन के टाइम पे जिन लोगों ने जिना की आवाज पे लब्बैक कहा था, उन्होंने नारा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह ही लगाया था। जिना का मकसद क्या था, ये बात की बहस है। जिन लोगों ने बनाया, दे वांटेड इस्लाम टू बी द रिलीजन ऑफ दिस कंट्री। और इस्लाम जो है उसकी बुनियाद जब मदीना के अंदर पहली इस्लामी रियासत बनाई गई है ना, मिसाके मदीना किया गया। मिसाके मदीना दरअसल ये था कि मदीना पाक के अंदर कुछ यहूदी, कुछ क्रिश्चियंस रह रहे थे। ये ईसाई और यहूदियों के साथ एक मुआहिदा है जिसके अंदर ये तय किया गया कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा अपने राइट्स हैं, हमारे अपने राइट्स हैं, हम लोग अलहदा रहेंगे और हम पीसफुली रहेंगे। और ट्रेड भी थी और बड़ा तरीके, भाई ट्रेड तो हमें साबित नजर आती है ना। उस्मान गनी ने तो कुआं खरीदा किससे है? अगर ट्रेड ना होती तो यहूदी से कुआं कैसे खरीदा गया? वो एक लंबी बहस है। खैर, वो मिसाके मदीना के बुनियाद पे एक की गई स्पीच थी। ही डिड नॉट वांट और नेवर डिड ही से कि पाकिस्तान वुड बी अ सेकुलर कंट्री। पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटली रिलीजन इस्लाम है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते थे। हाँ, उर्दू बंगाली जो तनाजा है ना, वहां आई एग्री, वी शुड हैव बीन मोर इंक्लूसिव, बहुत ज्यादा इंक्लूसिव, बंगालियों के साथ, पश्तूनों के साथ, बलोचों के साथ, हर किस्म के मामलात के अंदर हमें इंक्लूसिवली ही चीजों को लेके चलना चाहिए। इसी से हल है। भारत, वी स्टिल बिलीव, आई स्टिल बिलीव, दैट इज माई ओपिनियन, के हमारा जो बुनियाद है ना वहां दीन है। तो आप उसको निकाल के स्टेट रूल के अंदर से सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह निकाल के, यू कैन नेवर। बिल्कुल जिया भाई, जो आप बात कर रहे हैं उसका एक, ये कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है, कट्टरपुना नहीं है। ये कोई आके कमेंट में मुझे बताएगा, मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि एक्सट्रीमिज्म क्या होता है और जो बात मैं कर रहा हूँ वो क्या है। मैं उन दोनों का फर्क जानता हूँ। मैं नेशनलिज्म और शॉनिज्म का फर्क भी जानता हूँ। तो प्लीज ये चीजें जो है इनको समझने की कोशिश करें। जो हम जिस बुनियाद पे बात कर रहे होते हैं, अपने आप को इन शूज में लेके, और हम लोग भी तपे बैठे हैं, और हम लोग आपसे ज्यादा अल्लाह की कसम तपे हुए हैं, जले हुए हैं। जो हुई है ना हमारे साथ, सही तो हमने है ना। ये अभी इन्होंने बताया 30%। 3 अगस्त 2023 को इन्फ्लेशन रेट वाज ओवर 36% इन पाकिस्तान, और हम लोग बैंकरप्ट हुए पड़े थे।
जी पर्सनली भी और एज स्टेट लेवल भी। बिल्कुल बिल्कुल या भाई, अभी जो आप बातें कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो बात देशभक्त मेरे ख्याल में कहना चाहते थे, देखो वो एक चीज़ है ना, आपने एक एक आइडिया है या कोई ऐसी मटेरियल है, मिसाल के तौर पर आपने ये कप बनाया, आप चाहते हो कि मैं इसमें पीऊंगा ना, हाँ क्या कहते हैं, चाय पीऊंगा, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन इसको टूटने से भी तो बचाना है ना, इसकी एक्सप्लॉयटेशन से भी बचाना है ना। आपका फंडामेंटल जो भी जिस पर आपकी बुनियाद इस्तेमाल हुई है उसमें उसको एक्सप्लॉइट हमेशा किया गया ना, बहुत ज्यादा। मेन चीज यह है कि उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। उसके हवाले से कोई मैं जब कभी भी बात करने लगता हूँ पाकिस्तान की ना, तो इतना कॉम्प्लेक्स है हमारा हमारी हिस्ट्री कि यहाँ पर एक तो पहली बात है जिन्ना साहब बहुत जल्दी और उनका भी जाना एक कंट्रोवर्सी है, वो भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है भाई, कि भाई उनकी जो उसके अलावा जो मतलब जो भी लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग बन रही है, कहाँ बन रही है, ढाका में, ठीक है, मतलब असल पाकिस्तान तो वो होना चाहिए था। बेसिकली जिन लोगों हमारी जो मुतालिया पाकिस्तान की या पाकिस्तान स्टडीज की किताबें हैं उनमें एक फजले हक का जिक्र निकाल दिया गया हुआ, नवाब वकारुल मुल्क का, मतलब बंगाली लीडर्स को ऐसा कितना जिक्र है, नाम लिखा हुआ है, हु आर दे, वी डोंट नो, हमें क्या पता उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, फजले हक ने क्या क्या नहीं किया, वकारुल मुल्क ने क्या क्या नहीं किया, वो हमारे बच्चों को नहीं पता। मैं ये नहीं चाहता कि कायद आज़म और इकबाल को निकाला जाए, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि यू इंक्लूड दीज पीपल हु फॉट फॉर दिस कंट्री, जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, उन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो यस, हम लोगों ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, ये वो यही है ना कि अपने साथ जुल्म किया इतने सारे। पहली बात तो यह है कि अभी वाटर यहाँ से फर्क जो है ना, जो शुरू हुआ है उनका 1950 में आइन आ रहा है, ठीक है, इंडिया का, मतलब हम इस कंपैरिजन, हर जो भी बात होती है तो कंपैरिजन में चलती है ना, कि हम एक तरह से इंडिया आज़ाद हो रहा है और हम सेपरेट कंट्री बन रहे हैं, ठीक है, तो अब वही इसी ऐसे कंपैरिजन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है, ठीक है। बेशक वो उसका रकबा बड़ा, उसके पास पैसे ज्यादा थे, प्रॉब्लम भी ज्यादा थी, आबादी भी ज्यादा थी, ठीक है, सारी चीजें उस सेंस में। और तो हम जब ये देखते हैं ना पता नहीं मेरे गले को क्या है, सबसे जो मुझे मेन इशू लगता है पाकिस्तान का, कि यहाँ पर जो इसके बनाने वाले थे ना वो इसको चला नहीं सके, उनके हाथ में दो जो एक लगाम होती है ना, मतलब आप एक घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं। जिन्ना साहब के बाद ना हम लोग लीडरशिप के मामले में यतीम हो गए, और जो ब्यूरोक्रेसी वहां की आई ना इंडिया से यहाँ आए, वो सेठ बन के आए, उन्होंने अपने हाथ में सब कुछ रखा। काले अंग्रेज हम पे मुसल्लत हुए, वो यहाँ पर पिदरशाही निजाम हमारे पे चला। बहरहाल जिन्ना साहब शुड हैव कम थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर। यस, एंड आई वुड वेरी मच लाइक टू रीड अबाउट व्हाट हैपेंड इन बलूचिस्तान एट दैट टाइम। मुझे नहीं पता कि बलूचिस्तान में उस टाइम पे क्या हुआ, कोई प्रोटेस्ट था, क्या मामला था। काजी फाइज ईसा के कुछ दादा जो हमारे चीफ जस्टिस वाले हैं, उनके दादा के कुछ इख्तलाफात थे जिन्ना साहब के साथ, इस हद तक मुझे पता है। बाकी डिटेल क्या है हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी पिछले दिन हियरिंग कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा तस्करा भी कर रहे थे इस हवाले से। आजकल वो लाइव प्रोसीडिंग चल रही होती है, ओपन हियरिंग हो रही है, और बहुत बड़ा जोक है ये भी। वेल देयर इज अ थिंग, उसकी भी अगर हम अपने एंड से देखते हैं चीज़ के, उस वक्त कोई एक्सप्लेनेशन उस चीज़ की होगी कैद आज़म ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कैद आज़म वाज अ स्मार्ट मैन। हाँ, अब ही वाज अ सेन ह्यूमन बीइंग, एटलीस्ट आई वांट टू नो दैट। या तो अगर उसने ऐसा किया, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हम अब आज की जो बात है इसको 10 साल बाद देखेंगे तो ठीक है, अब की जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक हम अपने डिसीजन ले रहे होंगे, चीज़ें देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी अब चीज़ें हैं जो आपको कैमरे के अंदर नजर आ रही हैं, बाकी क्या हो रहा है वो हमें पता है, हम अब उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। लेकिन 10 साल बाद अगर इंडिविजुअल्स को देख कर कोई बात करे कि ऐसा ऐसा, ठीक है, तो ये तो बड़े मजे में बड़े रिलैक्स बैठ के बातें किया करते थे, ठीक है, तो कभी भी कोई चीज़ हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये गलत है या ये उन्होंने गलत किया, सही किया। हाँ, कुछ इंसान है जो भी फैसले करते हैं, कुछ के रिजल्ट। बंगाली वाली जो स्पीच थी ना, ये शुरू से उर्दू और बंगाली दोनों में दोनों होनी चाहिए थी। और यस, पंजाबी, सिंधी, और अभी भी वक्त है, अभी भी हम लोगों को इन लोगों को पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। दिस इज अ कल्चरल थिंग। इससे जबरदस्ती जब आप चीजों को जोड़ते हो ना, तो वो अंदर से एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होती है,
ठीक है, और वो दरारें आती हैं, और पाकिस्तान इस वक्त क्या दरारें मौजूद हैं अभी भी वी हैव टू लर्न अ लॉट, लेकिन कुछ नहीं सीखा जा रहा, उल्टा उनको फिर से वही स्ट्रेटेजी जो ओल्ड स्क्रिप्ट है वही चल, जो अभी बलोचों के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ। बिल्कुल। खैर दिस इज वेरी अलार्मिंग कंसर्निंग। इन चीज़ों का हल होना चाहिए बैठ बिठा के। जिस तरह महारन बलोच इसको लेके चली है, वो एक बहुत बहादुर खातून है, उन्होंने जिस तरह फाइट किया बलूचिस्तान के लिए इस तमाम अरसे में। और मिसिंग पर्सनस का केस जो है ना, हमारे पास यहाँ पे हज़ारों में मिसिंग पर्सनस है। आई एम नॉट सेइंग कि मिसिंग पर्सनस का केस भी बहुत कुछ सिंपल नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ एक चीज़, मेरा एक चीज़ है, आप चाहते हो ना कि अदालती हमारा निज़ाम ऐसे, तो उसको अच्छा करने में मदद क्यों नहीं कर रहे आप उस इदारे को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर, आप खुद नहीं हो रहे इधर अदलिया को उतना स्ट्रॉन्ग। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, देखो हम इदारों को आप स्ट्रॉन्ग अगर करेंगे, आपके पास अगर पावर है, मतलब हमारे एस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है, तो हमारे इदारों को स्ट्रॉन्ग करें। बनिस्बत ये कि आप कोई भी मतलब देखो इदारे ना, पटिया बांधो। 3 इदारे होते हैं बेसिकली एक मुल्क के अंदर, मुकन्नना, इंतजामिया और अदलिया, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट। ये 3 इदारे हैं, बाकी सारे महकमे होते हैं। ऐसे जब महकमों का कब्जा इदारों पे हो जाए ना, तो मसला बन जाता है। द सूनर द पाकिस्तानी पीपल एंड पब्लिक रियलाइज कि महकमे और इदारे में फर्क क्या है, हम लोग सीधे राह पे आ गए। इस टाइम पे हम लोगों को अपने पास से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितनी जल्दी हम, डेमोक्रेसी तो हमारे पास है, 2008 से हम क्लास मतलब इलेक्शंस भी करवा रहे हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी आ रही है, बदतर सूरत में है, चलो कुछ चल रही, फर्स्ट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेटाइजेशन अभी तक नहीं हुई। 18वीं तरमीम तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं हो सकी। हम लोग अपना बल्दिया का निज़ाम ठीक नहीं कर पाए। हम लोगों को डिसेंट्रलाइज पावर चाहिए और बहुत जल्द चाहिए, ये चीज़ें हो जाएंगी। और यस, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी सर्जरी और बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग इस जो मसाइल में है पाकिस्तान के अवाम, वो उससे निकल सकें। एंड मुझे खुशी हुई है इस देशभक्त नौजवान जो है, आई डोंट नो मेरा गला क्यों शो कर रहा है, कि बड़ी वो उसने जो ये वीडियो बनाई ना, वो क्लियर अपनी कौम से भी मुखातिब था। हाँ, कि सीखो। पहली बात ये ना कि वो भी वो सिनेरियो बता रहा था कि देखे ऐसे हुआ था, और कहीं ना कहीं इंडिया में भी कुछ ना कुछ स्टिमुलस इस तरह से चल रहे होते हैं, तो वो अवेयर कर रहा है। और ये शायद वजह है, इंटरनेशनल जितनी पावर है ना, वो भी इंडिया को एक्सप्लॉइट करना चाहती है, लेकिन इंडिया क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसकी जड़ों में कुछ ऐसे उसके इदारे मजबूत हैं, कुछ ऐसे नौजवान, ऐसी खवातीन मौजूद है जो मुल्क के लिए ना डटे हुए हैं, जिन्होंने ग्राउंड के साथ को बांधा हुआ है, अपनी कंट्री को हिलने नहीं दे रहे। यस, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द सूनर वी गेट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, तो हम इंडिया के डगर पे भी पहुंच सकते हैं, हम जल्दी आगे जा सकते हैं। और यस, वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, द पोटेंशियल वाज एक्सप्लॉइटेड, लेकिन स्टिल वी गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। यस, आई गेस नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरान से। जी, वो हो रहेगा कुछ ना कुछ। घबराएं क्या गालिब साहब भी कह गए। तो यस, इस वक्त ओबियसली यहाँ पर हमारे इस वक्त कैमरे के बैक साइड पर थोड़ा बहुत आपको शायद सुनाई दिया हो, एक थोड़ा बैकग्राउंड के तौर पर नॉइज, तो वो नौजवान कॉल पर हैं, तो आई गेस हमें उनकी भी प्राइवेसी का ख्याल करना पड़ेगा। और इस क्योंकि नॉइज की वजह से शायद आवाज़ क्लियर भी ना जा रही, तो वी हैव टू एंड दिस वीडियो। यस, और इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हिस्ट्री से सीखे, पास से सीखे और फ्यूचर के अंदर बेहतरी करे, और इंडिया पाकिस्तान दोनों अमन और अमान से रहें। आप अपनी फैमिलीज के साथ एक हंसती मुस्कुराती खुशियों भरी जिंदगी गुजारते रहें। हमें दोनों को इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़ एंड पीस आउट।